हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय 535। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 5 और आज बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री में हमारी यूनिट फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम देखेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा, हमारे टॉपिक का नाम है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता का सिद्धांत। आज हम हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक को जानने से पहले, इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा था डी ब्रोगली का नियम, डी ब्रोगली की प्रमेय, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डी ब्रोगली ने क्या बताया था? डी ब्रोगली ने बताया था जिस प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, उसी प्रकार से एक मैटर की भी द्वैत प्रकृति होती है। यानी कि एक मैटर भी द्वैत प्रकृति रखता है। कब? जब वो मोशन में होता है। जब कोई भी पार्टिकल मोशन में होता है तब वह दो प्रकृति शो करता है, एक वेव नेचर एंड दूसरी पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो हम ये किसने बताया था? डी ब्रोगली ने इस बारे में हमें बताया था। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने इसे साइंटिफिक प्रूवल नहीं कर पाया था, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसे प्रूव नहीं किया था। तो उसे किसने प्रूव किया था एक्सपेरिमेंट की वजह से? उन्हें किया था डार्विन एवं जर्मन नाम के दो वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर शो कराया था अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा। इससे पहले की वीडियो में हमने डार्विन और जर्मन का पूरा एक्सपेरिमेंट विस्तार से समझा है, लगभग 1 घंटे की वीडियो है वो। तो उसमें हमने पूरा देखा है कि डार्विन एवं जर्मन ने किस प्रकार से जो है क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर शो किया था। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन वेव नेचर देता है, तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर देखता है, वो हमने इसमें देखा डार्विन एवं जर्मन के प्रयोग में। अब हम उसी से चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक हमारा हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग ने जो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था वो क्या था? तो चलिए दो चीजों के बारे में बात करते हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है स्थिति और नंबर दूसरी है मोमेंटम, यानी कि संवेग। नंबर दूसरी क्या है? संवेग। स्थिति यानी कि सिचुएशन और संवेग यानी कि मोमेंटम। अब देखिए, किसी भी कण की या किसी भी मैटर की हम स्थिति ज्ञात करेंगे। तो स्थिति ज्ञात कैसे करेंगे? हमने क्लास 12th की बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट में, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट में ही हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र में हम किसी भी पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की जब सिचुएशन को ज्ञात करते हैं, किसी सिचुएशन को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं, तो क्या करते हैं? एक कोऑर्डिनेट एक्सिस खींच लेते हैं, एक निर्देश तंत्र खींच लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इसमें क्या होता है, कहीं एक जगह पर पार्टिकल रखा होता है और मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर और जेड एक्सिस पर हम दूरी देखते हैं कि इस बिंदु की दूरी कितनी होगी। जैसे यहाँ पर मानिए एक्स हुई, यहाँ पर वाई हुई, यहाँ पर जेड हुई, तो हम इसके निर्देशांक क्या बताते हैं? एक्स, वाई, जेड। तो स्थिति को ज्ञात करने के लिए, मेरे कहने का मतलब है कि स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें जो है कण यानी कि पार्टिकल या एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु कैसे चाहिए? स्थिर चाहिए। कैसे चाहिए? सिचुएटेड चाहिए, स्थिर चाहिए। और संवेग हम लोगों ने पढ़ रखा है। संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? संवेग।
तो मास और वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग कहते हैं। तो वेलोसिटी किसकी निकलती है, स्थिर की या गतिमान अवस्था की? तो गतिमान अवस्था में जब कोई पार्टिकल होगा तब उसकी वेलोसिटी निकाली जाएगी, यानी कि ये जो होगा तो ये गतिमान में होगा, गतिमान या गतिशील हो। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत इन्हीं दो टॉपिकों पर आधारित है। जैसे कि उदाहरण के लिए लीजिए, आप एक फैन लीजिए, पंखा या ऊपर वाला या टेबल फैन, ठीक है। तो उसमें आप क्या देखते हैं कि जब फैन रुका हुआ है तब आपको, जैसे कि ये कोई फैन है और इस फैन में ये जो है वो 4 पंखुड़ी लगी हुई है। ठीक है, ये 4 पंखुड़ी लगी हुई है, इन्हें हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब इनकी दिशा ज्ञात करा देते हैं इन्हें। इसकी पूरब है, इसकी पश्चिम है, इसकी उत्तर है और इसकी दक्षिण है। ये 4 दिशाओं हैं और चारों दिशाओं पर इनकी पंखुड़ियां हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर लिया ऐसे, तो हम देखेंगे, हम अगर ये कहें कि 3 नंबर की पंखुड़ी किस दिशा में है, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा, उत्तर दिशा में। हमें दिख रहा है कि किस दिशा में, उत्तर दिशा में है। हम पूछे 4 नंबर की पंखुड़ी किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। 1 नंबर की पंखुड़ी किस दिशा में है, पूरब दिशा में। और 2 नंबर की पंखुड़ी किस दिशा में है, तो आप बोलेंगे पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, यानी कि पंखे को चलाया जाए, इसकी पंखुड़ियों को घुमाया जाए, तब जब मोशन आएगा तो हमें ये दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, एकदम घूमने लगेगा पंखा पूरे का पूरा पंखुड़ियों से ही बना हुआ है, बीच में कहीं भी गैपिंग नहीं है। ये क्यों होता है, ये हमारी डी ब्रोगली के कारण, नियम के कारण। उन्होंने क्या बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब मोशन में लाया जाए तो वो द्वैत प्रकृति का व्यवहार करती है, यानी एक कण की स्थिति और दूसरा वेव मोशन, तो उस टाइम वो वेव मोशन शो करने लगती है। आपने देखा होगा जब कोई भी बच्चा जो होता है छोटे पे पेन को ऐसे पकड़ता है, और हम लोगों ने भी किया होगा, ऐसे ऐसे लाता है, ये लाता है ऐसे करके, और हमें ऐसा लगता है कि वो पेन जो है वो सिकुड़ने यानी कि टूटने सी लगी है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी तो वेव नेचर शो कर रहा है। देखिए वेव यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि ये मोशन में है, स्थिर अवस्था में होता तो वेव मोशन शो नहीं करता, और पार्टिकल है इसलिए पार्टिकल भी है और वेव नेचर भी शो करता है। तो यहाँ पर इस पंखे ने वेव नेचर जब शो किया तब हमें इसकी स्थिति पूछनी है, तब हमें इसकी स्थिति बतानी है। तब हम यदि यह कहें चलते हुए फैन में कि इसमें 3 नंबर का पंखा कौन सी दिशा में है, तो आप बता सकेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बता सकेंगे। या ये पूछें कि दक्षिण दिशा में कौन से नंबर का पंखुड़ी है, तो आप बता सकेंगे? नहीं बता सकेंगे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो पंखे की पंखुड़ियां हैं वो कैसी हैं, गतिशील है, गतिमान अवस्था में है। लेकिन अगर हम गतिमान अवस्था में आपसे ये पूछें इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो आप बता सकेंगे? बिल्कुल बता सकेंगे, क्योंकि जब गतिशील अवस्था में कोई भी चीज होती है तो उसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, उसकी वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्थिति हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। हाइजेनबर्ग ने कहा था कि हम यदि किसी भी पार्टिकल की एक ही समय में, एक ही एक्यूरेट एट दैट टाइम, मतलब एक ही समय में, एक्यूरेट टाइम में, जब हम किसी भी कण की स्थिति को और उसी कण के वेग को मापते हैं तो उसमें अवश्य कोई ना कोई त्रुटि आना संभव है या त्रुटि आती है। ठीक है, ये किसने बताया था? हाइजेनबर्ग ने, कि जब हम किसी भी वस्तु को जो गतिशील अवस्था में है उसकी स्थिति और संवेग एक साथ नापते हैं तो उसमें त्रुटि आती है। ये बताया था हाइजेनबर्ग ने बताया था कि किसी भी वस्तु की यदि स्थिति और संवेग को एक साथ मापा जाए तो जो स्थिति में गलती होगी, इन्होंने x बताई स्थिति और डेल्टा x यानी कि सिचुएशन में गलती स्थिति में गलती। उन्होंने बताया कि जब दोनों चीजों को एक साथ नापेंगे
तो जो स्थिति में गलती होगी और जो संवेग में गलती होगी, किसमें, जो संवेग में गलती होगी, वो गलती उन दोनों के गुणनफल के बड़ी हो सकती है या बराबर हो सकती है h/4 पाई के। ये बताया था हाइजेनबर्ग। यही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है कि, दोबारा देखते हैं एक बार, कि किसी भी वस्तु की अथवा पार्टिकल की स्थिति और संवेग, जब पार्टिकल मोशन में हो, संवेग तभी निकलेगा जब पार्टिकल मोशन में होगा, तो किसी भी किसी भी कण की स्थिति और संवेग कैसे ज्ञात करेंगे, जब ज्ञात करेंगे एक ही टाइम में, तो क्या होगा, जो स्थिति में गलती आएगी, स्थिति में आएगी त्रुटि, लिख देते हैं, स्थिति में आई त्रुटि, ये है संवेग में आई त्रुटि। क्या है, संवेग में आई त्रुटि। तो स्थिति में आई त्रुटि और संवेग में आई त्रुटि के गुणनफल या बड़ा होगा या बराबर होगा h/4 पाई के। और देखिए एक बात और इसमें खास, कि यदि हम संवेग को डेल x, संवेग को m इंटू डेल b इज इक्वल टू, क्योंकि m भी होता है संवेग का, h/4 पाई। इसके कहने का मीन्स हमारा ये है कि मास में, यानी कि उसके द्रव्यमान में कोई त्रुटि नहीं आती, उसकी त्रुटि आती तो किसमें आती है, वेलोसिटी में त्रुटि आती है। देखिए डेल एक्स एम, हमारा डेल एम तो नहीं है, यानी कि वस्तु जब गतिमान अवस्था में होगा या कोई भी पार्टिकल, तब उसकी स्थिति में, यानी कि स्थिति जब चार्ज करेंगे स्थिरता, और जब संवेग ज्ञात करेंगे तो संवेग ज्ञात करते समय उसके मास में त्रुटि नहीं आएगी, किसमें आएगी, उसकी वेलोसिटी में त्रुटि आएगी, आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ हाइजेन की अनिश्चितता का सिद्धांत जो है लिख दिया है। तो क्या है, इट वाज गिवन बाय हाइजेन इन 1928। कब दिया गया था, इन 1928 में। अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन एट सेम टाइम। यानी कि इस नियम के अनुसार किसी भी कण की पोजीशन एंड मोमेंटम, किसकी, मूविंग इलेक्ट्रॉन की, एक घूमते हुए या क्या करते हुए गतिशील कण के जो है एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक ही समय पर निकालना इम्पॉसिबल है। ठीक है, इफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट देन इट्स पोजीशन विल बी अनसर्टेनली। ठीक है, इसका मतलब कि यदि एक इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम यानी कि संवेग कैसा निकालें हम, कांस्टेंट निकालें, तब इसकी जो पोजीशन होगी वो अनसर्टेन होगी। यानी कि यदि हमने क्या कहा जाता है, यदि हमने कांस्टेंट जो है, यदि हमने मोमेंटम जो है सही ज्ञात किया, बिल्कुल सही मोमेंटम निकाला, तो उसकी स्थिति गलत हो ही जाएगी। और यदि हमने उसकी स्थिति सही निकाली तो उसके मोमेंटम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आएगी ही आएगी। ठीक है, देखते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड देन इट्स मोमेंटम इज अनसर्टेन। यदि उसकी पोजीशन हम फिक्स्ड ज्ञात करेंगे तब उसका मोमेंटम जो है अनिश्चित आएगा। ठीक है, मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंट एज फॉलो। मैथमेटिकली इसे कैसे व्यक्त किया जाता है, डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, वेयर डेल एक्स इज इक्वल टू अनसर्टेनली इन पोजीशन, यानी कि पोजीशन में अनिश्चितता, और डेल पी अनसर्टेनली ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत का वेरिफिकेशन लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी टिनी पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन बहुत ही सूक्ष्म कण है। इट कैन बी ऑब्जर्व डायरेक्टली बाय यूजिंग ए माइक्रोस्कोप, यानी कि
इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा सीधे सीधे नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, इसका ऑब्जर्वेशन जो है माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद क्या है, so do identify its position is super microscope and a beam of photon, यानी कि इसलिए इसकी स्थिति की पहचान करने के लिए सुपर माइक्रोस्कोप और एक फोटोन का बीम यूज किया जाता है। क्या, एक सुपर माइक्रोस्कोप और एंड ए बीम ऑफ फोटोन, एक फोटोन का बीम यूज किया जाता है। इस सुपर माइक्रोस्कोप एंड ए बीम ऑफ फोटोन हैज बी यूज्ड, मतलब इसका यूज किया जाता है। एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी वेरीफाइड अंडर द रिफ्लेक्ट लाइट, और इससे हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाते हैं परावर्तित प्रकाश की सहायता से, यानी कि परावर्तित प्रकाश के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति का पता लगाते हैं। इट मीन्स दैट फोटोन विल स्ट्राइक एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका मतलब यह है कि फोटोन स्ट्राइक करता है, यानी कि बमबारी करता है या फेंकता है, तो यह इलेक्ट्रॉन की सतह से परावर्तित होगा, यह इलेक्ट्रॉन की सतह से परावर्तित हो जाएगा। एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यह जो है इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में जानकारी देगा। एंड इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम, और यह वहां से उल्टा परावर्तित होकर, यानी कि टकराने के बाद दूसरी दिशा में सरफेस से चला जाएगा। इट विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यह इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना देता है इलेक्ट्रॉन की स्थिति की। किसकी देता है? स्थिति की। व्हाट इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल पार्टिकल, लेकिन स्मॉल इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल है। सो लार्ज फोटोन कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस, इसलिए बड़ा फोटोन इसके सरफेस से रिफ्लेक्टेड हो जाता है। एंड टू आइडेंटिफाई इट्स पोजीशन द फोटोन ऑफ स्मॉल वेवलेंथ कैन बी यूज्ड, बट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है। फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है जो प्रकाश होता है, उसमें प्रकाश जब द्वैत प्रकृति शो करता है, तब जब वेव नेचर के साथ साथ वो पार्टिकल नेचर शो करता है, तो पार्टिकल नेचर में फोटोन जो होते हैं उन्हें ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन की कोई सरफेस है, ठीक है, ये हमारी माइक्रोस्कोप लगी है यानी कि सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, अब फोटोन का कोई भी कण जैसे यहां पर आता है, ये हमारी उसकी सतह है, उसकी सतह है यानी कि सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सरफेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से टकराता है और टकराने के बाद वापस चला जाता है रिफ्लेक्टेड होकर। तो यहां पर ऊर्जा है इसकी, एक ऊर्जा के साथ आया और ऊर्जा उसने इलेक्ट्रॉन को दी, इलेक्ट्रॉन को दी और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, तो वो जिस पाथ पर वो वर्क कर रहा था, इलेक्ट्रॉन जो है मूविंग कर रहा था यानी कि गतिशील था जिस पाथ से, तो इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलते ही उसने एक नवीन पाथ का निर्माण कर लिया, एक नए पाथ का निर्माण कर लिया। तो जब फोटोन गया और उससे टकरा के गया, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं कि फोटोन ने कहां पर टक्कर मारी, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रॉन से कई ज्यादा बड़ा गुना होता है, इसलिए वो सरफेस पर भी टक्कर यानी कि स्ट्राइक करता है। तो जो प्लैंक्स थ्योरी थी, उन्होंने फोटोन की ऊर्जा के लिए समीकरण दिया था E = h न्यू। हम जानते हैं न्यू = c/λ, तो E = होगा h c/λ, यानी कि E = 1/λ, यानी कि वेवलेंथ जो होगी, वेवलेंथ होती है दो सुरंगों अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी, तो वेवलेंथ जो होगी फोटोन की वो किस पर डिपेंड करती है? एनर्जी पर, यानी कि एनर्जी जो होगी फोटोन की वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। कैसे? यदि वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी अधिक होगी, तो एनर्जी अधिक होगी और वो जो अधिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे सकता है, और वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का वेरिफिकेशन था। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आप लोगों को यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए
और हमें मोटिवेट रखने के लिए इन्हें अन्य फ्रेंडों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।